नमस्कार। आज हम कक्षा 10वीं हिंदी विषय में इकाई 1 देखेंगे, जिसमें कुल 3 पाठ है। इस इकाई में पहला पाठ है हमारे पास चंद्रगहना से लौटती बेर, जबकि दूसरा पाठ है नर्मदा का उद्गम अमरकंटक, तीसरा पाठ है बादल को घिरते देखा है। इस 3 जो पाठ हैं इनसे कुल कितने अंकों के प्रश्न आएंगे इनको देख लेते हैं। 1 अंक वाले हैं हमारे पास 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 अंक वाले 1 प्रश्न, 4 अंक वाले 1 प्रश्न, इस प्रकार से कुल 8 अंकों के प्रश्न आएंगे। अब इस इकाई के बारे में देख लेते हैं। इस पूरे इकाई में जो 3 पाठ है उनका विषय वस्तु हमारे पास है प्रकृति व पर्यावरण। ये तीनों पाठ जो है प्रकृति से संबंधित और पर्यावरण से संबंधित है। पाठ है हमारे पास 1.1 जिसका नाम है चंद्रगहना से लौटती बेर। यहाँ पे चंद्रगहना एक गांव का नाम है, लौटती बेर, बेर यानी होता है समय। इस पाठ का विधा है कविता, कविता विधा से इनको लिया गया है, जबकि कवि का नाम है केदारनाथ अग्रवाल। इस पाठ के बारे में अपन देख लेते हैं। पाठ है हमारे पास चंद्रगहना से लौटती बेर, कवि केदारनाथ अग्रवाल जी हैं। इनके जीवन परिचय संक्षिप्त में देख लेते हैं। केदारनाथ अग्रवाल जी का जन्म सन 1911 उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के कमासिन नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। ये कौन से काल के कवि हैं? तो ये आधुनिक काल के प्रगतिवादी धारा के प्रमुख कवि के रूप में इनको जाना जाता है। इनको याद रखना पड़ेगा आपको, प्रगतिवादी धारा के प्रमुख कवि के रूप में इनको जाना जाता है। इनके प्रमुख कार्य देख लेते हैं। पहला है पेशे से ये वकील थे, यानी वकील का काम किया करते थे। दूसरा, साहित्य आंदोलनों से गहरा जुड़ाव रहा, यानी जितने भी साहित्य आंदोलन हुआ साहित्य के क्षेत्र में, इसमें इनका गहरा जुड़ाव रहा, लगाव रहा। तीसरा है, इनके द्वारा जितने भी कविता लिखे गए, कविता का विषय जो है जन सामान्य का संघर्ष, यानी सामान्य लोगों का जो संघर्ष है वो, तथा प्रकृति सौंदर्य पर संबंधित था। ये वाला पाठ भी प्रकृति सौंदर्य पर ही आधारित है। अग्रवाल जी को जो जो सम्मान या पुरस्कार मिला है उनके बारे में देख लेते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है इनको सन 1986 में। इनकी एक कविता संग्रह है जिसका नाम है अपूर्वा। अपूर्वा नामक कविता संग्रह पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। इनकी कुछ अन्य और रचनाओं के बारे में देख लेते हैं, जैसे दिन के बादल, उसके बाद है युग की गंगा, ये 1 साल पेपर में आ चुका है। ये रचना पूछा गया है तो उसके जगह में आपको लिखना था केदारनाथ अग्रवाल। पंख और पतवार, फूल नहीं रंग बोलते हैं, कहे केदार खरी खरी, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इसके बाद हम सीधा कविता की पंक्तियों में आ जाते हैं। इनको देखते हैं। इनको हम मुख्य रूप से जैसे पुराना पद्धति में अगर देखेंगे तो इनको पढ़ने का 5 तरीके होते हैं। संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, विशेष, यानी मुख्य रूप से 4 हुआ। और आज के ज़माने में अगर देखें, अभी जो नए बुक चेंज होने के बाद लिखने का पैटर्न इसमें बदल गए, केवल और केवल भावार्थ या व्याख्या पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या बताने का प्रयास किया है हमारे पास। देख आया चंद्रगहना, देखता हूँ दृश्य अब मैं, मेड़ पर इस खेत पर मैं बैठा अकेला, एक बीते के बराबर यह हरा ठिंगना चना, बांधे मुरैठा शीश पर, बांधे मुरैठा शीश पर, छोटे गुलाबी फूल का सज कर खड़ा है। इसी में आगे और है हमारे पास, पास ही मिलकर उगी है बीच में अलसी हठीली, देह की पतली कमर की लचीली, नीले फूल फूल को सिर पर चढ़ाकर कह रही है, जो छुए यह दूं हृदय का दान उसको। तो इस प्रकार से इतना पाठ सम लिए हैं इनमें।
भाग 1 के अंतर्गत और इनकी व्याख्या करने का प्रयास करेंगे, आपको समझाने का। चलिए देख लेते हैं, कठिन शब्दों का अर्थ पहले देख लेते हैं। चंद्रगहना तो आपको बता दिया कि चंद्रगहना एक गांव का नाम है, ये भी पेपर में एक साल आ चुका है। उसके बाद अपन देख लेते हैं कठिन मेड़, यानी खेत का जो बॉर्डर रहता है उनको मेड़ कहते हैं। एक बीते यानी होता है एक बालिश्त यानी अपने उंगलियों के माध्यम से जो हम मापते हैं वो एक बालिश्त कहलाता है, और एक बालिश्त बराबर होता है 22.5 सेंटीमीटर। ये होता है, इनको भी याद रखना जरूरी, क्या पता पेपर में पूछे दे। ये तो आ चुका है, एक बालिश्त का अर्थ होता है या बराबर होता है या इनका अर्थ होता है, ऐसे करके पूछा है तो आप बोलेंगे एक बीता के बराबर, ये वाला आया था। उसके बाद यह हरा ठिंगना चना, ठिंगना यानी होता है बौना या छोटा। उसके बाद बांधे मुरैठा शीश पर, मुरैठा यानी होता है पगड़ी, ये भी एक साल आ चुका है। छोटे गुलाबी फूल का सज कर खड़ा है। फिर अपन आगे देख लेते हैं जो भी कठिन शब्द इस वाले में है, तो इसमें हठीली शब्द आया है, ये भी पेपर में आ चुका है। हठीली यानी होता है जिद्दी। देह यानी शरीर। कमर की लचीली, नीले फूल, इसमें और कोई मेरे ख्याल से कठिन शब्द नहीं है। पुनः हम वापस जाकर व्याख्या स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे बनाने का या लिखने का तरीका बाद में बताऊँगा, पहले व्याख्या ही कर रहा हूँ। कवि केदारनाथ अग्रवाल जी कहते हैं कि मैं चंद्रगहना नामक गांव देख कर आ गया हूँ। ठीक है, कवि यहाँ पे कह रहे हैं कि मैं चंद्रगहना नामक गांव देख आया हूँ। अब खेत की मेड़ पर, ये खेत की जो मेड़ है, खेत की मेड़ पर बैठकर मैंने अकेले में जो दृश्य देखा उनका वर्णन कर रहा हूँ। ये 3 लाइन में ये हुआ, कवि बोलता है कि मैं चंद्रगहना नामक गांव देख कर आया हूँ और खेत के मेड़ पर बैठकर अकेले में मैंने जो जो दृश्य देखा उसके बारे में वर्णन कर रहा हूँ। कवि कहते हैं कि एक बीते के बराबर, यानी खेतों में एक बालिश्त माप के हरे छोटे चना उगे हुए थे, यानी कद से छोटा, यानी हरे चने यानी बौने चने उगे हुए हैं। बांधे मुरैठा शीश पर, और उस चने के पेड़ के जो ऊपरी भाग है उसमें गुलाबी रंग का छोटा फूल ऐसा प्रतीत हो रहा है, यानी छोटा फूल खिले हुए हैं, वो फूल ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो कोई दूल्हा सिर पर गुलाबी पगड़ी लगाकर सज धज कर खड़ा हो। यानी कोई दूल्हा जो है जिनका विवाह हो रहा है वो अपने सिर पर गुलाबी पगड़ी लगाकर सज धज कर खड़ा हुआ हो। तो इसमें से सिंपल हो गया, हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। शुरू में तो बोल दिया कि मैं चंद्रगहना नामक गांव देख के आया हूँ, उनके खेत के मेड़ पर मैंने बैठकर जो देखा उस दृश्य का वर्णन कर रहा हूँ। फिर कवि कहते हैं कि खेतों में एक बालिश्त माप के हरे चने के पौधे उगे हैं, उसमें खिले गुलाबी रंग का छोटा फूल ऐसा प्रतीत होता है मानो कोई दूल्हा सिर पर गुलाबी पगड़ी लगाकर सज धज कर खड़ा हो। इसी का नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, पास ही मिलकर उगी है बीच में अलसी हठीली। कवि कहते हैं कि चने के पौधे के पास, चने के जो पौधे हैं उनके पास जिद्दी, हठीली यानी होता है जिद्दी, अलसी के पौधे उगे हुए हैं, जिनका शरीर, देह यानी होता है शरीर, जिनका शरीर पतली और कमर जो है लचीली है, जिनका शरीर पतली और कमर लचीली है। अलसी पर खिले नीले फूल ऐसा प्रतीत होता है, अलसी के ऊपर जो नीले रंग के फूल खिले हुए हैं वो फूल ऐसा प्रतीत होता है मानो जो उन्हें छुएगा, जो भी उनको छुएगा वह उस पर अपना हृदय न्यौछावर कर देगा। हृदय दान करना अर्थात हृदय का वो न्यौछाया कर देगा। ठीक है, ये तो हो गया व्याख्या। इसमें बोला है कि चने के जो पेड़ है उसके बगल में ही जिद्दी अलसी के पौधा उगे हुए हैं, जिनका देह पतली और कमर जो है लचीली है। और आगे बोल रहे हैं जिस अलसी पर खिले
नीले फूल ऐसे प्रतीत होते हैं मानो उन्हें छुएगा उस पर अपना हृदय न्यौछावर कर देगा। चलिए, व्याख्या हुआ। व्याख्या करने के बाद इस व्याख्या में जो प्रश्न है उनका उत्तर देख लेते हैं। हमारे पास बुक में जो चौथा प्रश्न है, चौथा प्रश्न है, कौन सा प्रश्न, ये वाला पूछा गया है, बांधे मुरैठा शीश पर, बांधे मुरैठा शीश पर इस पंक्ति के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है। इस पंक्ति के माध्यम से कवि कहना चाहता है, क्या कहना चाहता है कि खेतों में खिले गुलाबी रंग का छोटा फूल, खेतों में चने के जो पेड़ है उसके ऊपर खिले हुए गुलाबी रंग के जो फूल है, ऐसा प्रतीत होता है मानो कोई दूल्हा अपने सिर पर नीले रंग की पगड़ी बांधकर, गुलाबी रंग की पगड़ी बांधकर सज धज कर खड़ा हुआ हो। ये चौथा प्रश्न का उत्तर हुआ। उसके बाद नेक्स्ट में देखते हैं कौन से प्रश्न का उत्तर है। पहला प्रश्न है हमारे पास, पहला प्रश्न है हमारे पास क्या है, अलसी के मनोभाव का वर्णन करो। तो इसी को बताना है, अलसी के मनोभाव का। मुख्य रूप से अगर 1 नंबर के आएंगे तो डायरेक्ट इसी को लिखा जा सकता है कि अलसी का मनोभाव यह है कि जो भी उनको छुएगा उनको अपने हृदय जो है उनके ऊपर न्यौछावर कर देगा। अगर 2 या 3 नंबर का आया, 3 नंबर या 4 में आया तो आपको पूरा इसके बारे में जो व्याख्या किया हूँ उनको आपको लिखना पड़ेगा। अब आगे बढ़ते हैं, लिखने का पैटर्न बता रहा हूँ। पहले अपन क्या करते थे, संदर्भ लिखते थे। संदर्भ में पाठ का नाम, जैसे अभी जो पढ़ रहे हैं उसमें पाठ का नाम है चंद्रगहना से लौटती बेर। कवि का नाम केदारनाथ अग्रवाल, ये 2 चीज़ें लिखा जाता था। प्रसंग में क्या किया जाता है कि जो कविता दी गई है उस प्रस्तुत पद्यांश या कविता में कवि ने खेतों में उगे हुए चना और अलसी का वर्णन किया है। चने का पेड़ और अलसी का जो पेड़ है उनके बारे में वर्णन किया है, यानी उसमें जो बताया जाता है उसी को प्रसंग के रूप में लिखा जाता है। उसके बाद व्याख्या किया जाता है या भावार्थ लिखा जाता है। तो कैसे लिखते हैं, संदर्भ लिखे, प्रसंग लिखे, उसके बाद व्याख्या भावार्थ लिखते हैं। तो कवि कहते हैं, ऐसे करके पूरा व्याख्या किया जाता है। उसके बाद लिखा जाता है विशेष, विशेष में भाषा लिखा जाता है। भाषा जो है कवि के कौन से काल के कवि है उसके अनुरूप पता चल जाता है। फिर शैली लिखा जाता है, किस शैली में ये कविता लिखी गई है। रस लिखा जाता है, रस के आधार पे काव्य गुण पहचाना जाता है। फिर छंद और अलंकार, शब्द गुण, शब्द शक्ति वगैरह भी लिखा जा सकता है। ये पहला पैटर्न है, पुराना पद्धति के आधार पे हुआ। आजकल नए पद्धति में क्या पूछा जाता है, केवल 4 नंबर का आता है। तो व्याख्या या भावार्थ जब पूछी जाती है तो उसको हम इस तरह से लिखेंगे जिसमें हमारा संदर्भ और प्रसंग दोनों समाहित हो जाए, और उसके बाद हम व्याख्या करेंगे। देखिए, प्रस्तुत पद्यांश या कविता में चंद्रगहना से लौटती बेर, चंद्रगहना से लौटती बेर के कवि केदारनाथ अग्रवाल खेतों में उगी चना और अलसी का वर्णन करते हुए कहते हैं। यहाँ पे देखिए, ये जो पहला घेरा लगाए हूँ उसमें पाठ का नाम और कवि का नाम, यानी हमारे पास संदर्भ हो गया। उसके जस्ट बाद वर्णन किया गया है, यानी चने के और अलसी के पेड़ का वर्णन किया। ये जब हम बोल रहे हैं और ये कहते हुए कवि कहते हैं कि ऐसे जब लिखते हैं, यानी यहाँ पे हो गया प्रसंग, संदर्भ हुआ, प्रसंग हुआ, उसके बाद हम व्याख्या करेंगे। सारी चीज़ समाहित हो गया और व्याख्या करेंगे तो हमारा नंबर कटने का चांसेस नहीं रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी जो व्याख्या क्यों, उसमें किन किन चीज़ों को मुख्य रूप से याद रखना है ये क्लियर कर लेते हैं। चंद्रगहना, इसको याद रखना है, एक गांव का नाम है। चने के बारे में जो पढ़े उसमें क्या क्या याद रखना, चने का आकार देखना कैसा है, वो ठिंगना यानी छोटा है, बौना है। उसकी ऊंचाई 1 बीता यानी 1 बालिस्त के बराबर यानी 22.5 सेंटीमीटर लगभग। उनके फूल का रंग कैसा है, गुलाबी। सिर पर क्या बांधा हुआ है, मुरैठा अर्थात पगड़ी बांधा हुआ है। सिर पर पगड़ी लगाकर दूल्हे की तरह खड़ा है। ये इतनी चीज़ चना के बारे में आपको याद रखना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कुछ भी पूछ देता है। फिर देखते हैं अलसी के बारे में आपको क्या क्या याद रखना है। अलसी में याद रख लेना, अलसी का स्वभाव कैसा, तो हठीली यानी जिद्दी। अलसी का देह कैसा है, पतली। उनकी कमर कैसी है, लचीली। अलसी का फूल का रंग कैसा है, तो नीले रंग। छूते ही हृदय का दान कर देंगे, यानी जो भी छुएगा उस पर वो अपना
सर्वत्र यानी न्यौछावर कर देगा। अलसी को एक लड़की के रूप में अर्थात एक नायिका के रूप में चित्रित किया गया है। अब आ जाते हैं अपन दूसरा जो है कविता, उसमें कविता का वाचन कर देता हूं मैं। यहाँ पे बताने का प्रयास किया है, और सरसों की ना पूछो, और सरसों की ना पूछो, हो गई सबसे सयानी, हाथ पीले कर लिए हैं ब्याह मंडप में पधारी, फाग गाता मास फागुन आ गया है आज जैसे, देखता हूँ मैं स्वयंवर हो रहा है, प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है, इस विजन में इस व्यापारिक नगर में प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है। इतने जो लाइन हैं इनकी हम व्याख्या करेंगे और इसमें बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर अपने को मिलेगा। यहाँ पे देख रहे होंगे आपको प्रश्न कुल 4 है, 4 प्रश्नों का उत्तर इसमें मिलेगा। पहले कठिन शब्दों का अर्थ देख लेते हैं, क्या बताने का प्रयास किया है कठिन शब्दों में देखते हैं। तो यहाँ पे सयानी, सयानी यानी होता है वयस्क। उसके बाद व्याह मंडप यानी शादी का जो स्थल रहता है वो। फागुन के बारे में जानते हैं कि फागुन एक माह का नाम है और फागुन में फाग गीत गाया जाता है। फागुन में फाग गीत गाया जाता है। फागुन के माह में होली का त्यौहार आता है। होली के त्यौहार में जो लोक गीत गाए जाते हैं उसी को बोला जाता है क्या, फाग गीत। ये भी पेपर में आया है, ध्यान देंगे। उसके बाद यहाँ पे अपन देखेंगे आगे, अनुराग यानी होता है प्रेम स्नेह, अंचल यानी होता है आंचल, विजन यानी होता है निर्जन, ये भी आ चुका है, विजन यानी होता है निर्जन, दुर्व्यापारिक नगर में प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है। कठिन शब्द हो गया। अब अपन प्रसंग देख लेते हैं। तो यहाँ पे स्पष्ट पता चल रहा है 2 चीज़ है, एक सरसों और दूसरा फागुन। तो प्रस्तुत कविता में कवि ने खेतों में उगे हुए सरसों और फागुन मास का वर्णन किया है, यही हमारे पास रहेगा। चलिए अपन देख लेते हैं पुनः इनकी व्याख्या करते हुए। कवि कहते हैं कि खेतों में सरसों की फसल तैयार हो गई है, बोला है ना, और सरसों की ना पूछो, यानी सरसों की फसल जो है पूरी तरह से खेतों में क्या हो गया है, तैयार हो गया है। हो गई सबसे सयानी, तैयार होना यानी एक प्रकार से वयस्क हो गया है। हाथ पीले कर लिए हैं ब्याह मंडप में पधारी। आगे कवि कहते हैं कि उसमें खिले हुए पीले फूल को देखकर, उसमें जो पीले रंग का फूल खिला हुआ है उस पीले रंग के फूल को देखकर कवि कल्पना करता है कि सरसों अब सयानी अर्थात वयस्क होकर विवाह के लिए तैयार है और हाथ पीले कर, अपने हाथ पीले कर विवाह मंडप में बैठी हुई है। पधारी हुई ने आकर वो बैठी हुई है। ये यहाँ पे हमारे पास 4 लाइन का व्याख्या हुआ। पुनः सुन लीजिए। कवि कहते हैं कि खेतों में सरसों की फसल तैयार हो गई है, उसमें खिले पीले फूलों को देखकर कवि कल्पना करता है कि सरसों वयस्क होकर विवाह के लिए तैयार है और हाथ पीले कर विवाह मंडप में बैठी है। फिर अपन आगे बढ़ते हैं इधर। फागुन गाता मास फागुन आ गया है आज जैसे। कवि कहते हैं कि फाग गाता हुआ फागुन का महीना ऐसा लग रहा है, यानी फाग गाते हुए फागुन का महीना ऐसा लग रहा है मानो प्रकृति रूपी जो मंडप है उस मंडप पर सरसों रूपी जो नायिका है रूपी आंचल जो है हिलोरे ले रहे हैं। अनुराग यानी प्रेम, अंचल यानी आंचल, प्रकृति का प्रेम रूपी जो आंचल है इस दृश्य को देखकर प्रसन्न हो रहे हैं, हिलोरे ले रहे हैं। प्रकृति का सौंदर्य देखकर कवि कल्पना करता है या कवि के मन में विचार आता है कि जो व्यापारिक नगर अर्थात शहरों के शोर शराबे से दूर इस विजन अर्थात निर्जन क्षेत्र में प्रेम का संचार करती यह भूमि जो है अधिक उपजाऊ है। यह भूमि कैसी है, अधिक उपजाऊ
है। एक बार पुनः देख लीजिए इसी को, यहाँ से फागुन वाले से स्टार्ट करते हैं। कवि कहते हैं कि फाग गाता हुआ फागुन महीना, ऐसा लगता है मानो प्रकृति रूपी मंडप पर स्वयंवर हो रहा है। किसका स्वयंवर हो रहा है? सरसों का। प्रकृति का प्रेम रूपी आंचल जो है हिलोरे ले रहे हैं। प्रकृति का सौंदर्य देखकर कवि के मन में विचार आता है कि शहरों के शोर शराबे से दूर इस विजन अर्थात निर्जन क्षेत्र में प्रेम का संचार करती यह उपजाऊ भूमि मन को मोह लेती है। इस प्रकार से हमारे पास ये व्याख्या हुआ। अब इससे रिलेटेड जो प्रश्न हैं उनके उत्तर को भी यहीं पे अपन देख लेते हैं। यहाँ पे पहला प्रश्न क्रमांक 5 पूछा गया है, जिसमें ये 2 लाइन पर आधारित है। देखता हूँ मैं स्वयंवर हो रहा है, प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है। किस दृश्य की ओर संकेत करता है? यानी इस पंक्ति में प्रकृति के किस दृश्य की ओर संकेत करता है करके पूछा है। तो आपको यहाँ पे लिखना होगा कि देखता हूँ स्वयंवर हो रहा है, प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है। यानी प्रकृति में जो परिवर्तन होता है, अर्थात प्रकृति जो है परिवर्तनशील है, ये बताते हैं। कवि कहते हैं कि फागुन मास के आगमन के साथ ही, जैसे फागुन माह का आगमन होता है, शीत ऋतु समाप्त होकर ग्रीष्म ऋतु जो है प्रारंभ हो जाती है। यानी ग्रीष्म ऋतु के आगमन का आभास होता है। खेतों में पकी हुई सरसों के पौधे हवा के कारण लहराती है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि प्रकृति का प्रेम रूपी आंचल लहरा रहे हैं। तो इसमें इस प्रकार से आपको उत्तर लिखना है। प्रश्न क्रमांक दूसरा में प्रश्न है, विजन किसी व्यापारिक नगर से श्रेष्ठ क्यों है? विजन अर्थात होता है निर्जन। कवि कहते हैं कि निर्जन जो है शांत वातावरण और सुहाना प्राकृतिक दृश्य होता है। यानी निर्जन स्थल में वातावरण शांत और वहाँ का प्राकृतिक दृश्य जो है सुहावना होता है। वहाँ की भूमि जो है शहरों की भूमि की तुलना में अधिक उपजाऊ होता है। इसी कारण वहाँ वनस्पतियाँ उगे रहते हैं। इस कारण से कवि जो है विजन को किसी व्यापारिक नगर से श्रेष्ठ कहा है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 6 है हमारे पास, प्रेम की प्रिय भूमि अधिक उपजाऊ क्यों बताया गया है? लगभग ऐसी 6 प्रश्न क्रमांक 2 पर ही आधारित है। आपको बताना है कि प्रेम की प्रिय भूमि अधिक उपजाऊ क्यों है। तो इसमें आपको बताना पड़ेगा कि प्रेम की प्रिय भूमि निर्जन है और निर्जन होने के कारण यहाँ का वातावरण शांत तथा प्राकृतिक दृश्य सुहाना है। वहाँ पर्याप्त रूप से हमें पानी भी उपलब्ध होते हैं, जिसके कारण से वहाँ की भूमि उपजाऊ होती है और बहुत से वनस्पतियाँ उगते हैं। इसी कारण प्रेम की प्रिय भूमि जो है अधिक उपजाऊ होती है। उसके बाद है प्रश्न क्रमांक 2। ये 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ जो पीछे में दिया है नीचे में वो वाला 2 है, वो करके अदर लिखा हूँ। तो यहाँ पे प्रश्न क्या बनता है, एक कोलाहल भरे घनी आबादी वाले नगर तथा शांत ग्रामीण अंचल की तुलना कीजिए। इसका मैं तुलना इधर किया हूँ आगे, उसी को देख के आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। यहाँ पे सरसरी तौर पे जो भी है यहीं पे अपन देख लेते हैं। इसमें अगर आपको पूछा जाए कि ग्रामीण जो अंचल है और शहरी अंचल है उसमें अंतर क्या है, तो यहाँ पेज में जो भी नज़र आ रहा है उनको आपको लिखना है। तो एक प्रश्न ये हो गया। दूसरा प्रश्न अगर आपको पूछा जाए कि ग्रामीण अंचल की विशेषता क्या है, तो ये सबको आपको लिखना पड़ेगा, ये 2 प्रश्न। तीसरा अगर पूछा जाए कि शहरी अंचल की विशेषता क्या है, तो इतने को आपको लिखना पड़ेगा, ये 3 प्रश्न। ये भी पेपर में आ चुका है, ये भी पेपर में आ चुका है, अलग अलग लिखना पड़ेगा। तो मैं इसको अंतर के आधार पर समझाने का प्रयास करता हूँ। ग्रामीण अंचल और शहरी अंचल में क्या अंतर है? पहला, ग्रामीण अंचल कैसा होता है? सुहाना प्राकृतिक दृश्य होता है। यहाँ का प्राकृतिक दृश्य जो है सुहाना होता है, जबकि शहरों में धूल भरी जिंदगी होती है। ग्रामीण अंचल का वातावरण स्वच्छ होता है, जबकि शहरों का वातावरण प्रदूषित होता है। ग्रामीण अंचल की जीवन की वास्तविकता होती है, यानी जीवन जो है वास्तविक यानी यथार्थ रूप से सत्य रूप से वहाँ
जिया जाता है, जबकि शहरों के जीवन में क्या होता है, दिखावापन होता है। ग्रामीण अंचल में लोगों के बीच जो संबंध होती है, संबंधों में गहराई होती है, जबकि शहरों के संबंध में एक प्रकार से संबंधहीन वातावरण होता है, लोगों में उतना लगाव नहीं होता। ग्रामीण अंचल में शांति युक्त, यानी वहाँ शांति ज़्यादा होती है और आबादी कम होती है, जबकि शहरों में कोलाहल ज़्यादा होता है और आबादी अधिक होती है। यानी यहाँ पे शांति युक्त वातावरण होता है और आबादी कम होता है, यहाँ कोलाहल युक्त वातावरण होता है और घनी आबादी होती है। छठवां है, ग्रामीण अंचल में सुविधा कम होता है लेकिन प्रेम ज़्यादा होता है लोगों के अंदर, जबकि शहरों में सुविधा ज़्यादा होता है और लोगों के अंदर प्रेम का अभाव होता है, प्रेम कम होता है। इस प्रकार से मैं अंतर के द्वारा बताया, लेकिन यहाँ पे 3 प्रश्न हैं। ग्रामीण अंचल की विशेषता पूछा जाए तो ये 6 को आपको लिखना है, शहरी अंचल की विशेषता पूछा जाए तो ये 6 को लिखना है, और ये दोनों आ चुका है। अपन पुनः आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा रिटर्न करके। सरसों के बारे में आपको क्या लिखना है, सरसों का फूल, यानी सरसों का फूल का रंग कैसा होता है, तो पीला, सरसों का पीला रंग का होता है फूल। विवाह करने योग्य क्या हो गया है, वयस्क हो गया है। हाथ पी लेकर व्याह मंडप में ये पधार चुके हैं। पूछ सकता है कि हाथ पी लेकर के व्याह मंडप में कौन पधारा है, चना, अलसी, सरसों, ऐसे करके, तो आपको यहाँ पे याद रखना है सरसों। फागुन माह फाग गीत गाते हुए पधारे हैं। फाग गीत होली त्यौहार में गाए जाने वाला एक लोक गीत है। सरसों रूपी लड़की, यहाँ पे उस समय लड़का बोल दिया मैं, सरसों रूपी लड़की प्रकृति रूपी व्याह मंडप पर स्वयंवर के लिए पधारी हुई है। यानी यहाँ पे सरसों को लड़की के रूप में चित्रित किया है और प्रकृति के आंचल को विवाह मंडप के रूप में चित्रित किया है, जहाँ पे स्वयंवर हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, ये भी हो गया था। तीसरा वाले में आ जाते हैं। तीसरा हमारे पास है, और पैरों के तले हैं एक पोखर, उठ रही है इसमें लहरियाँ, नील तल में जो उगी है घास भूरी, ले रही वह भी लहरियाँ। एक चांदी का बड़ा सा गोल खंभा, आँख को है चमकाता, है खड़े पत्थर किनारे, पी रहे चुपचाप पानी, प्यास जाने कब बुझेगी। यहाँ पे देख लेते हैं एक बार पुनः। और पैरों के तले हैं एक पोखर, उठ रही है इसमें लहरियाँ, नील तल में जो उगी है घास भूरी, ले रही वह भी लहरियाँ। एक चांदी का बड़ा गोल खंभा, आँखों को चकमकाता, है कई पत्थर किनारे, पी रहे चुपचाप पानी, प्यास जाने कब बुझेगी। इस पंक्ति में हम देखने का प्रयास करते हैं, इसी में शायद और है आगे, ये भी देख लेता हूँ आगे बढ़ा के, इधर और है इसी में ये वाला। चुप खड़ा बगुला डूबाए टांग जल में, देखते ही मीन चंचल ध्यान निद्रा त्यागता है, चट दबाकर चोंच में नीचे गले के डालता है। इस प्रकार से इसमें देख लेते हैं व्याख्या, पहले देख लेते हैं कवि क्या कहते हैं, कठिन शब्दों का अर्थ अगर इसमें हो तो देख लेते हैं। पोखर, पोखर यानी होता है तालाब, पोखर यानी तालाब। लहरियाँ यानी एक प्रकार से होता है तरंग, विज्ञान की भाषा में तरंग। उसके बाद और मेरे ख्याल से मैं इसमें कठिन शब्द नहीं है, व्याख्या करते करते देखते हैं, अगर मिलेगा तो पुनः वहीं पे बता देंगे। कवि क्या कहते हैं, कवि कहते हैं कि चंद्रगहना गांव के किनारे एक तालाब है। कवि कहते हैं कि चंद्रगहना गांव है, उस गांव के तल में यानी किनारे में एक पोखर अर्थात क्या है, तालाब है। उठ रही लहरियाँ यानी उस तालाब के जल में लहरियाँ अर्थात तरंगे उठ रही है। यानी जब वायु प्रवाहित होता है तो वायु प्रवाह के साथ साथ जल में उठने वाली तरंगों के साथ जल के अंदर जो भूरी घास है वो भूरी घास भी तरंगित होने लगता है। यानी कवि कहते हैं कि चंद्रगहना गांव के किनारे एक तालाब है, वायु प्रवाह के साथ उसकी जल में उठने वाली तरंगों के साथ भूरी घास भी लहराती सी प्रतीत हो रही है।
आगे कवि कहते हैं, ले रही है वह भी लहरियाँ, यानी भूरी घास भी लहरा रही है। एक चांदी का बड़ा गोल खंभा आँख को है चमकाता। यहाँ पे कवि बताने का प्रयास किया है कि जल का साफ सुथरा तल, यानी जल जो एकदम स्वच्छ है, साफ सुथरा है, उसके तल में चांदी के बड़े खंभे के समान दिखाई दे रहे हैं। उनका तल जो है चांदी के बड़े खंभे के समान दिखाई दे रहा है, जिससे आंखें चौंधिया जाती है, यानी आंखों में उनकी चमक पड़ती, सूर्य की प्रकाश परावर्तित होकर तो हमारी आंखें जो है चौंधिया जाती है। तालाब के किनारे पत्थरों से जब जल तरंगे टकराती है तो ऐसा लगता है मानो ना जाने वह अपनी कब की प्यास बुझा रहे हैं। ठीक है, यानी यहाँ पे बता रहे हैं कि तालाब में जो नीचे तल है, नील तल है, उस तल जो है एक बड़े खंभे के समान प्रतीत होता है, और सूर्य की प्रकाश जब उसमें टकराती है तो हमारे आँख जो है चौंधा जाते हैं। साथ ही साथ तालाब में कई पत्थर डूबे हुए हैं। लहरियों के माध्यम से पत्थर जो है जब ऊपर नीचे होते हैं तो ऐसा लगता है मानो वो पानी पी रहे हैं और ना जाने उनकी क्या प्यास जो है कब बूझेगी। यहाँ तक हो गया। इसमें सिंपल सा शुरू में बताया गया किसके बारे में, पोखर के बारे में, कि पोखर गांव के एक किनारे पे है और वायु प्रवाह के कारण तालाब के जल में जब तरंगे उत्पन्न होती है तो उन तरंगों के साथ साथ उसमें जो भूरी घास है वो भी तरंगित हो जाता है। उसके बाद बताने का प्रयास किया, साफ जल के कारण से तल जो है उनके चांदी के खंभे के समान दिखाई दे रहा है, जिससे आंखें चौंधिया जाती है। तालाब के किनारे पत्थरों में जब जल तरंगे टकराती है तो ऐसा लगता है ना जाने वह अपनी प्यास कब से बुझा रही है। आगे देखते हैं, चुप खड़ा बगुला डुबाए टांग जल में, देखते ही मीन चंचल, मीन यानी मछली की जैसी वो आहट देखता है, अपना ध्यान निद्रा जो है त्याग देता है और तेज गति से उन पे झपट्टा मारते हुए उनको अपने चोंच में निगल कर चला जाता है, यानी निगल कर उनको खा जाता है। तो यहाँ पे कवि बताने का प्रयास किया है कि वहीं तालाब में एक बगुला ध्यान मग्न दिखाई दे रहा है, यानी बगुला जो है तालाब में खड़ा होकर ध्यान मग्न दिखाई दे रहा है, किंतु मछली की आहट पाते ही, जैसी उनको मछली की आहट मिलती है, मीन यानी मछली की आहट, वह अपने ध्यान निग्रह को तुरंत त्याग देता है, तुरंत तोड़ देता है और मछली को अपने चोंच में दबाकर गले के नीचे उतार देता है। इस प्रकार से यहाँ पे ये व्याख्या भी हुआ। इसमें जो प्रश्न के उत्तर होंगे देंगे, इसमें तो नहीं है, हमारे पास यहाँ पे है प्रश्न क्रमांक 3, ओ का है यानी अदर वाले, यानी नीचे है, मूल जो प्रश्न है उसके नीचे। क्या प्रश्न है, बगुला समाज के किस वर्ग का प्रतीक है और उनकी क्या विशेषता है, लिखिए। यानी यहाँ पे बगुला के बारे में वर्णन किया है, तो समाज में बगुले के समान भी लोग रहते हैं, समाज के किस वर्ग का प्रतीक इनको माना जाता है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि बगुला समाज के लोभी, स्वार्थी व कपटी वर्ग का प्रतीक है। बगुला जो है हमारे समाज में जितने भी लोभी है, स्वार्थी है, कपटी है, उन लोगों का प्रतीक इनको माना जाता है। ऐसे लोग बहुत ही सभ्य और मिष्टभाषी होते हैं। उनकी विशेषता बता रहे हैं कि ऐसे लोग बहुत ही सभ्य होते हैं, अपने आप को सभ्य दिखाने का प्रयास करते हैं और मीठे मीठे बातें करते हैं, यानी मिष्ट भाषी होते हैं, पर स्वार्थ से वशीभूत होते हैं। आज के समाज में बगुले के समान लोगों की अधिकता है, यानी हमारे वर्तमान समाज में बगुले के समान जो स्वार्थी लोग हैं, ऐसे लोगों की अधिकता हमारे समाज में दिखाई देता है। इस प्रकार से ये भी हमारे पास हो गया। आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या क्या लिखना है। पोखर के बारे में लिखोगे कि पोखर में लहर के साथ भूरे घास भी लहरा रहे हैं, यानी पोखर में कौन से रंग के घास, ऐसे पूछेगा तो भूरे रंग, और आंसर आप लोग हरे रंग को टिक मारेंगे क्योंकि अधिकतर हरे रंग के घास होते हैं। तो यहाँ पे भी ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है।
नील तल चांदी का एक बड़ा खंभा के रूप में दिखाई, यानी जल के जो निचले नीले तल है वो चांदी के खंभे के समान दिखाई दे रहा है और उस पर आँख में चमक रहे हैं, उनसे टकराकर सूर्य के प्रकाश हमारे आँख में चमक रहे हैं। पानी में आधा डूबा हुआ पत्थर अपनी प्यास बुझाते हुए प्रतीत हो रहे हैं। बगुला के बारे में लिखना, बगुला जो है समाज के लोभी वर्ग का प्रतीक है, लोभी, स्वार्थी और कपटी लोगों का प्रतीक है। यहाँ पे केवल लोभी लिखा हूँ, दो और जोड़ लेना, एक स्वार्थी और एक क्या, कपटी। जल में आधा टांग डुबाए, यानी बगुला जो है जल में आधा टांग डुबाए खड़े हैं। मछली की आहट पाते ही उसे अपने चोंच में दबाकर निगल लेता है। ये होगा, ये लिखेंगे आप लोग, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। चौथे में अपन देखते हैं, एक काली माथी वाली चतुर चिड़िया, एक काले माथे वाली चतुर चिड़िया श्वेत पंख के झपाटे मार फौरन टूट पड़ती है भरे जल के हृदय पर। एक उजली चटुल मछली चोंच पीली में दबाकर दूर उड़ती गगन में, और यहीं से भूमि ऊंची है जहां से रेल की पटरी गई है, ट्रेन का टाइम नहीं है। यहाँ पे कठिन शब्दों का अर्थ देख लेते हैं, कुछ अगर कठिन शब्द मिलेगा तो। एक काले माथे वाली चतुर चिड़िया, चतुर यानी होता है चालाक, या उसी को चटुल भी बोल सकते हैं। यहाँ पे चटुल शब्द भी यूज हुआ, चटुल यानी भी चतुर या चालाक ही होगा, यही शब्द कठिन है। कवि कहते हैं कि एक काले माथ वाली चतुर चिड़िया, अर्थात एक काले माथ यानी सिर वाली चालाक चिड़िया तालाब के ऊपर मंडरा रही है, यानी तालाब के ऊपर जो है उड़कर नीचे जल में अपना शिकार देख रही है। तो उसी को बोल रहे हैं कि एक काले सिर वाली चालाक चिड़िया तालाब के ऊपर मंडरा रही है और अवसर पाते ही जल में तैरती चटुल अर्थात चतुर मछली को अपने सफ़ेद पंखों को फैलाकर तुरंत झपट्टा मारकर तथा अपनी चोंच में दबाकर गगन अर्थात आकाश में उड़ जाती है। यहाँ तक कवि ने कहा कि तालाब के ऊपर काले माथ वाली एक चिड़िया जो है मंडरा रही है, उड़ रही है। जैसे ही तालाब के नीचे जल में उनको मछली की आहट मिलती है, अपने सफ़ेद पंखों के साथ तेज गति से मछली के ऊपर टूट पड़ता है और मछली को अपने चोंच में पकड़कर गगन यानी आकाश की ओर उड़ जाता है। अब यहाँ पे इनका अर्थ देख लेते हैं। और यहीं से भूमि ऊंची है जहाँ से रेल की पटरी गई है। कवि कहते हैं कि तालाब के पास ही ऊंची ऊंची मेड़ है, तालाब के पास ही ऊंची ऊंची मेड़ है जहाँ रेल की पटरी दिखाई दे रही। कवि को रेल की पटरी दिखाई दे रहा है। कवि जब वहाँ रुके हुए थे तब रेल आने का समय नहीं था, यानी रेल का टाइम नहीं था, यानी रेल आने का समय नहीं था। कवि जो है रेल आने का इंतज़ार कर रहा था, रेल के द्वारा ही उनको वापस अपने गांव जाना था। तो उसी को बोल रहा है कि तालाब के जो पास है वहीं पे ऊंची ऊंची मेड़ है जहाँ से रेल की पटरी दिखाई देती है, और कवि वहीं पे रेल का इंतज़ार कर रहे थे और रेल आने का समय वहाँ पे नहीं हुआ था। चलिए फिर अपन आगे आ जाते हैं। इसमें क्या लिखना है मुख्य रूप से याद रख लेना। काले माथी वाली जो चिड़िया है उनके बारे में, पहला मछली पकड़ने के लिए तालाब के ऊपर उड़ती है, और ये काले माथी वाली जो चिड़िया है उसका पंख कैसा है, सफ़ेद, और चोंच कैसी है, पीली। ये याद रखना, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि काले माथे वाली चिड़िया, तो आप टिक लगाओगे काले रंग, लेकिन यहाँ पे पंख जो कैसा है, सफ़ेद है, जबकि चोंच कैसी है, पीली है। पांचवा देख लेते हैं, व्याख्या। मैं यहाँ स्वच्छंद हूँ, जाना नहीं है। चित्रकूट की अनगढ़ चौड़ी कम ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ दूर दिशाओं तक फैली है। बांझ भूमि पर इधर उधर रीवा के पेड़ कांटेदार कुरूप खड़े हैं। कठिन शब्दों का अर्थ देख लेते हैं। यहाँ पे अनगढ़, अनगढ़ यानी होता है प्राकृतिक, बांझ यानी होता है बंजर, यहाँ पे बांझ शब्द है, बांझ यानी होता है बंजर। रीवा, रीवा जो है एक कटीली पेड़ है, कुरूप कांटेदार पेड़ जो बबूल के पेड़ जैसे दिखता है, यानी रीवा
एक पेड़ है जो बबूल जैसा होता है। ये याद रख लेना, ये भी पूछा गया है। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कवि क्या कहते हैं? कवि कहते हैं कि मैं यहाँ स्वच्छंद होकर घूम फिर रहा हूँ। कवि कहता है कि मैं यहाँ स्वच्छंद होकर घूम फिर रहा हूँ, मुझे अभी कहीं नहीं जाना है। जाना नहीं यानी मुझे अभी कहीं भी नहीं जाना है, क्योंकि रेल जब तक नहीं आएगा तब तक उनको नहीं जाना है। चित्रकूट की अनगढ़ यानी होता है प्राकृतिक। चित्रकूट के आसपास प्राकृतिक रूप से बनी ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ फैली हुई है। प्राकृतिक रूप से नेचुरली तरीके से जो पहाड़ियाँ बनी हुई ऊंची ऊंची ये पहाड़ियाँ जो है फैली हुई है। साथ ही साथ दूर दूर तक इसका विस्तार है। बांझ यानी बंजर भूमि पर इधर उधर बबूल जैसे कांटेदार रीवा का पेड़ उगे हुए हैं, जिसका कोई विशेष रूप नहीं है। कुरूप यानी जिनका कोई विशेष रूप नहीं है, कांटेदार ये क्या है? पेड़ है। तो इसको याद रख लेना। कवि कहते हैं कि मैं यहाँ स्वच्छंद होकर घूम रहा हूँ, मुझे अभी कहीं नहीं जाना है। चित्रकूट के आसपास प्राकृतिक रूप से बनी ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ फैली है, दूर दूर तक इसका विस्तार है। बंजर भूमि पर इधर उधर बबूल जैसे कांटेदार रीवा का पेड़ उगे हुए हैं, जिनका कोई विशेष रूप नहीं है। आगे देखते हैं। इसमें आप लिख लेना रीवा के पेड़ के बारे में कि एक कांटेदार कुरूप है, एक पेड़ जो बबूल जैसा होता है। ऑप्शन में पूछ सकता है आपको, एक पेड़ जो बबूल जैसा होता है, ऑप्शन में 4 दिया जाएगा, तो वहाँ पे आपको चयन करना है रीवा का पेड़। अब अपन आ जाते हैं छठवां। सुन पड़ता है मीठा मीठा रस टपकाता सुग्गे का स्वर टें 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 टें। सुन पड़ता है वनस्थली का हृदय चीरता उड़ता गिरता सारस का स्वर टिरंटो टिरंटो। मन होता है उड़ जाऊं मैं पर फैलाए सारस के संग। जहाँ जुगल जोड़ी रहती है हर एक खेत में सच्ची प्रेम कहानी सुन लूँ चुप्पे चुप्पे। यहाँ पे कवि क्या बताने का प्रयास कर रहा है? पहले कठिन शब्दों का अर्थ देख लेते हैं। सुग्गे, सुग्गे मीन्स होता है, यहाँ पे चित्र देख रहे हैं, सुग्गे यानी तोता, और इनका स्वर टें टें करके वो स्वर गुंजित करता है। उसके बाद है हमारे पास जुगुल। जुगुल शब्द आता है। जुगुल मीन्स होता है जोड़ी। जोड़ी के रूप में 2 होते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए 2 जोड़ी है, इसमें भी और सारस में भी। ठीक है, तो जुगुल यानी हुआ जोड़ी या 2 या युगल भी बोल सकते हैं। सीधा मैं व्याख्या में आ जाता हूँ। कवि कहते हैं कि प्रकृति के सुंदर वातावरण में वृक्षों पर बैठे तोते की टें टें की आवाज़ मीठे रसों से युक्त ध्वनि गूंज रहे हैं। कवि यहाँ पे बता रहे हैं कि ये जो प्राकृतिक दृश्य है, इस प्राकृतिक दृश्य के सुंदर वातावरण में वृक्षों में कौन बैठे हुए हैं? तोते बैठे हुए हैं, और उनका टें टें की सुंदर मीठी रसों से युक्त ध्वनि जो है चारों ओर सुनाई पड़ रहा है, यानी चारों ओर गूंज रहा है। आगे बोलते हैं, वहीं दूसरी तरफ वनों में निवृत्ता यानी वनों में जो शांति होती है, उस शांति को चीरते हुए सारस पक्षी जो है टिरंटो टिरंटो करके जोर जोर से ध्वनि कर रहा है, जिससे वन में जो शांति है वो शांति जो है क्या हो रहा है? समाप्त हो रहा है, भंग हो रहा है। उड़ जाऊं मैं भी पर यानी होता है पंख, फैलाए सारस के संग यानी साथ, जहां जुगल जोड़ी रहती है। कवि कहते हैं सारस पक्षी के टिरंटो टिरंटो की आवाज़ को सुनकर कवि के मन में विचार आता है कि वह भी इन सारस पक्षियों के साथ पंख फैलाकर उड़ जाएं तथा हरे खेतों के बीच जहाँ ये सारस की जोड़ी रहती है वहाँ चुपचाप उनकी सच्ची प्रेम कहानी यानी प्रेम कथा का मैं वहाँ श्रवण करूं। यानी सारस वाले में देख लेते हैं पुनः। वहीं दूसरी तरफ वनों में निवृत्ता यानी वनों की जो शांति है उसको भंग करता हुआ सारस की टिरंटो टिरंटो की ध्वनि यानी स्वर सुनाई देता है, जिसे सुनकर कवि के मन में विचार उठता है कि वह भी इन सारस पक्षियों के साथ
पंख लगाकर उड़ जाएं तथा हरे भरे खेतों के बीच जहां उनकी जोड़ी हो वहां चुपचाप उनकी सच्ची यानी वास्तविक प्रेम कथा का श्रवण करें। चलिए ये भी हो गया। आगे देखते हैं तोता वाले में आपको क्या रखना है। तोता वाले में मुख्य रूप से बंजर भूमि पर बबूल के कांटेदार कुरूप पेड़ रीवा वाला है वो पहले हो चुका है। उसके बाद तोते का सुंदर जो स्वर सुनाई देता है उनका स्वर क्या है, टें टें। सारस जो है वन का निवृत्त यानी शांति भंग करता है, वन स्थली का हृदय चीरता है, इनका स्वर क्या है, टिरंटो टिरंटो। युगल जोड़ी हरे खेतों में रहते हैं, इनकी जो जोड़ी जो है हरे खेतों में रहते हैं। ये सारे जो पंक्ति पढ़े इनमें मुख्य रूप से क्या है, मानवीकरण अलंकार है। तो परिभाषा देख लो, वे अलंकार जिसमें प्रकृति का चित्रण मानवीय क्रियाकलापों के रूप में किया जाता है उसे मानवीकरण अलंकार कहते हैं। प्रकृति की चित्रण जो है मानवीय क्रियाकलाप यानी मनुष्य की क्रियाकलाप के रूप में किया जाता है, वहाँ पे मानवीकरण अलंकार होता है। उदाहरण, फाग गाता मास फागुन। ठीक है, मास फागुन यानी फागुन महीना जो है क्या कर रहा है, फाग गा रहा है, यानी फागुन का महीना जो है फाग नहीं गाता। फागुन की महीना फाग नहीं गाकर बल्कि कौन गाते हैं, मानव लोग गाते हैं, इसलिए यहाँ पे मानवीकरण अलंकार। रीवा के पेड़ कांटेदार कुरूप, पेड़ जो है कांटेदार तो हैं, कुरूप यानी उनका एक अच्छा रूप नहीं है। यहाँ पे मानव को बोला जाता है कि ये सुंदर है, ये कुरूप है, न कि पेड़ को बोला जाता है। इसलिए रीवा के पेड़ को कुरूप बताकर यहाँ पे क्या करने का प्रयास किया है, मानवीकरण अलंकार बताने का प्रयास किया है। इसी प्रकार से बांधे मुरैठा शीश पर, कोई पेड़ जो है अपने ऊपर पगड़ी तो नहीं बांधता, पगड़ी कौन बांधता है, मानव बांधता है, तो इस कारण से वहाँ पे भी मानवीकरण अलंकार हुआ। ठीक है, सरसों जो है मंडप पर, विवाह मंडप पे पधारा हुआ है, तो सरसों कोई मनुष्य नहीं जिनका शादी हो, लेकिन वहाँ पे मानव के रूप में चित्रित किया है, इस कारण से वहाँ पे भी मानवीकरण अलंकार। अब देख लेते हैं पेपर में क्या क्या आया है। 3 ही साल हुआ है ये नए कोर्स को। पहला प्रश्न है 1 नंबर वाले, शीश पर मुरैठा बांधे सज धज कर कौन खड़ा है, तो किसके बारे में है, चना। शीश पर मुरैठा बांधकर चना क्या है, खड़ा हुआ है। 2 नंबर में, इसको तो मैं समझा चुका हूँ, बगुला किस वर्ग का प्रतीक है, इनकी विशेषता लिखिए, लोभी स्वार्थी वाला। चने की पेड़ की ऊंचाई एक बालिस्थ के बराबर होता है। एक शांति ग्रामीण अंचल वाले गांव की 2 विशेषता, अंतर के समय इनको समझाया हूँ। चने के सिर पर किस रंग की पगड़ी है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है गुलाबी रंग की पगड़ी है, 1 नंबर, इस कारण से यहाँ पे बता दिया। एक कोलाहल से भरी घनी आबादी वाले नगर की 2 विशेषता लिखिए, इनको भी समझाते समय बताया कि आया है पेपर में। ये हो गया 2018 ए सेट, बी सेट और सी सेट। अब देख लेते हैं 2019 में हमारे पास विजन शब्द का सही अर्थ, विजन शब्द का सही अर्थ क्या बताया था, निर्जन, खाली स्थान के रूप में आया ये। हठीली शब्द प्रयुक्त हुआ है किसके लिए, हठीली अलसी के लिए, अलसी। ठीक है, उसके बाद है विजन किसी व्यापारिक नगर से श्रेष्ठ क्यों है, विजन जो है किसी व्यापारिक नगर से श्रेष्ठ क्यों है, इसको भी समझा दिया। उसके बाद है मुरैठा शब्द का अर्थ, मुरैठा यानी पगड़ी। अलसी का मनोभाव यानी जो व्याख्या किया था उसको लिखना है। युग की गंगा, ये रचना है, किसकी रचना करके पूछा है, तो हमारे पास जो कवि है अग्रवाल जी, इनकी रचना है। ये हो गया हमारे पास 2019। उसी प्रकार से 2020 में देख लेते हैं। 1 नंबर वाले में, देखता हूँ मैं स्वयंवर हो रहा है, प्रकृति का अनुराग अंचल ही रहा है, यह काव्य पंक्ति है, यानी कौन से पाठ की है, ऐसे करके पाठ का नाम दिया था, लेकिन आपको चयन क्या करना है, चंद्रगहना से लौटती बेर। ठीक है, काले शब्द नहीं आए यहाँ पे। काले माथे वाली चिड़िया किस तरह से मछली पकड़ती है, तो बताया आपको, तालाब में, तालाब के ऊपर उड़कर, तालाब के जल में जैसी मछली की आहट मिलती है और उस आहट मिलने पर वो अपने सफ़ेद पंख को तेज़ी से फड़फड़ाते हुए जल के हृदय पे
चोंच मारकर मछली को पकड़कर आकाश में उड़ जाती है। यहाँ से 4 नंबर का प्रश्न आया था, व्याख्या मैं यहाँ से जो स्टार्ट हुआ था, ये वाला जो पंक्ति है आपके पास, मैं यहाँ, यानी किसके बारे में इसमें वर्णन किया गया है, यानी कवि कहता है कि मैं स्वच्छंद वातावरण में हूँ, जो चित्रकूट की आसपास की प्राकृतिक वातावरण अच्छा है, बंजर भूमि, रीवा का पेड़, जो व्याख्या किया था वो है। तीनों सेट में आया था, 4 नंबर का प्रश्न तीनों सेट में ही रहता है। उसके बाद रीवा वाला आया है, यहाँ पे रीवा क्या है, एक पेड़ है, कुरूप पेड़, जो बबूल के पेड़ की तरह रहते हैं। इस प्रकार से हमारा ये व्याख्या भी हो गया, काफ़ी लंबा हुआ फिर भी। तो हमारे ये जो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करेंगे तो फ़ायदा ये होगा कि मेरे द्वारा जो भी वीडियो डाला जाएगा वो तुरंत नोटिफिकेशन के माध्यम से आपके पास पहुंच जाएगा। नहीं करते हैं तो आपकी स्वेच्छा है। वीडियो देखने के लिए आप लोगों को पुनः धन्यवाद।